हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में मैंने चैप्टर 2 एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। एक वीडियो मैंने बनाया था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए और दूसरा वीडियो मैंने बनाया था लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर 3, ठीक है, थर्ड चैप्टर। सेकंड चैप्टर तो हम लोगों ने कर लिया है, फर्स्ट चैप्टर का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है क्वेश्चन आंसर के ऊपर, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर हाइड्रोस्फीयर का, ठीक है। इस वीडियो में मैं हाइड्रोस्फीयर का सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बेसिकली मैं 1 मार्क्स का ही आज सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, चाहे वो एमसीक्यू हो, फिल इन द ब्लैंक हो, ट्रू फॉल्स हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, ठीक है, 1 वर्ड वाला। तो आज की वीडियो में मैं शॉर्ट क्वेश्चन करने वाला हूं। हाइड्रोस्फीयर के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाकर रखा है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर जो कि आपका थर्ड चैप्टर है, इसके ऊपर पढ़ने के लिए मैंने 2 वीडियो बनाकर रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने पूरा ओशन करंट डिस्कस किया है और पार्ट 2 में मैंने पूरा टाइड्स वाला पोर्शन मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपने ये दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो तुरंत जाइए, देख कर आइए, उसके बाद आप इस वीडियो में आइए। क्योंकि बिना किसी चीज को पढ़े, बिना किसी चीज को जाने, उसका अगर आपको क्वेश्चन अगर आपके सामने रख भी दिया जाए तो आप क्या आंसर उसका दोगे? नामुमकिन आंसर देना। क्यों? अगर वो पहले से पढ़ा हुआ है तो अलग सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो जाके एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ लेंगे, 2 वीडियो है, हाइड्रोस्फीयर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, अच्छा से उसको सीख लीजिए। वहां मैंने ईच एंड एवरी थिंग को वहां पर अच्छे से आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, पढ़ाने वाली वीडियो में। तो ये 2 वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप आइए इस क्वेश्चन आंसर के वीडियो में, ठीक है। उसके बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा यही हाइड्रोस्फीयर का लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो इससे आपका क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ शॉर्ट क्वेश्चन, वो सारे मैंने ईयर वाइज से भी लिए हैं और जिसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेश्चन अगर रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आप मुझे, जैसे कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जैसे मैंने यहाँ पे आंसर दिया फिर भी आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, या किसी और क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिला तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ूंगा लेकिन आपको जवाब मैं हिंदी में ही दूंगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन तो इंग्लिश में रहेगा लेकिन मैं आपको समझाऊंगा हिंदी में, ओके। तो चलते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा हाइड्रोस्फीयर का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर का हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम लोग करेंगे एज यूजुअल एमसीक्यू से। एमसीक्यू 1 मार्क करके आता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, द सी वेव्स जनरेटेड बाय टाइड्स आर कॉल्ड। बोल रहा है कि ऐसा सी वेव जो टाइड्स के जरिया जनरेट होता है, ठीक है, जिसको जनरेट कौन करता है? टाइड्स करता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? द सी वेव्स जनरेटेड बाय टाइड्स आर कॉल्ड टाइडल वेव्स, ठीक है। यानी टाइड की वजह से जो समुद्री लहरें जो जनरेट होती है उसको कहा जाता है टाइडल वेव्स, ठीक है। यानी टाइड जो होती है जो मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से होती हैं, टाइड्स के जरिया जो सी वेव्स जनरेट होती हैं, तैयार होती हैं, या जो सी वेव्स जो लहरें, समुद्री लहरें जो होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टाइडल वेव्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द रेगुलर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ओशन टू अनदर आर कॉल्ड। बोल रहा है रेगुलर मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है समंदर में, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वेव, ठीक है। देखेंगे आप, उसको ओशन करंट नहीं कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि एक रेगुलर मूवमेंट होता रहता है समुद्र में, ठीक है, पानी की लहरें एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है ना, पानी की लहरें लगातार होती रहती है, कभी भी समुद्र का लहर रुकता नहीं है, ठीक है। रेगुलर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पार्ट, ठीक है, वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द ओशन इज कॉल्ड वेव। उसको लहरी बोला जाता है ना, तो उसको वेव कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द डायरेक्शन ऑफ ओशन वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज। बोल रहा है कि ओशन वाटर का जो डायरेक्शन है, ओशन वाटर जो मूव करता है उसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा रहता है? तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज क्यों होता है? ये होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, जो फेरल्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है, और कोरियोलिस फोर्स किसको फॉलो करता है? फेरल्स लॉ को फॉलो करता है, ओके। तो इसीलिए ओशन वाटर का जो मूवमेंट है, समुद्री पानी का जो मूवमेंट है, जो हरकत है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो आपको पता ही होगा। क्लॉकवाइज उसको बोलते हैं जो घड़ी की तरह घूमे, यानी यहाँ 1 से शुरू होगा और यहाँ आते आते 12 पे खत्म होगा।
एंटी क्लॉकवाइज जो 12 से शुरू होकर 1 पे खत्म होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। फिलहाल आपको यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि ओशन वाटर का जो मूवमेंट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, स्प्रिंग टाइड्स ऑकर बोल रहा है स्प्रिंग टाइड जो होता है वो कितनी बार ऑकर होता है? ट्वाइस अ मंथ यानी महीने में 2 बार, थ्राइस अ मंथ महीने में 3 बार, वंस इन अ मंथ यानी महीने में 1 बार। तो देखिए स्प्रिंग टाइड जो होता है वो महीने में 2 बार होता है। कब कब होता है? देखिए ये स्प्रिंग टाइड जो होता है वो महीने में 2 बार होता है। एक होता है न्यू मून के टाइम पे और एक होता है फुल मून के टाइम पे। ठीक है, फुल मून। तो ये 2 बार होता है महीने में। स्प्रिंग टाइड जो होता है वो 2 बार होता है, न्यू मून और फुल मून में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द गल्फ स्ट्रीम इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वार्म करंट ऑफ द। देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक तरह का वार्म करंट है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये पूछा है कि ये किस समंदर का स्ट्रीम है, यानी 3 जो मेजर हमारे पास होते हैं समुद्र, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन। इसके अलावा 2 और समुद्र है, आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन। खैर, तो यहाँ पर पूछ ये रहा था कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो किस समंदर का हिस्सा है, यानी ये किस समुद्र में होता है गल्फ स्ट्रीम। तो ये गल्फ स्ट्रीम जो है वो है अटलांटिक ओशन में होता है। ठीक है, और ये एक टाइप का क्या है? वार्म करंट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, द इन्फ्लुएंस ऑफ एल नीनो इज ऑब्जर्व्ड इन। बोल रहा है एल नीनो का जो असर है, ठीक है, एल नीनो का जो इन्फ्लुएंस है, जो इफेक्ट है, वो किस समंदर में हमको देखने को मिलता है? तो वो एल नीनो का जो इन्फ्लुएंस है वो हमको देखने को मिलता है पैसिफिक ओशन में। और पैसिफिक ओशन से ही ये जो एल नीनो है ये जनरेट होता है, यानी इसका जो पैदाइश है, इसका जो बर्थ है वो पैसिफिक ओशन में ही होता है एल नीनो का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून बिकम्स लीस्ट द जनरेटिंग टाइड इज कॉल्ड। बोल रहा है जब अर्थ और मून का, ठीक है, डिस्टेंस सबसे कम होता है, अर्थ और मून। अब देखिए ये अर्थ है, ठीक है, ये मून है, और मून अपने ऑर्बिट पर अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, मून ये है ना, ये मून हो गया, ठीक है, और ये हो गया अर्थ। अब ये मून का ऑर्बिट है। अब इसी ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट मतलब मून का जो घूमने वाला जो रास्ता होता है उसको ऑर्बिट कहा जाता है। मून यहां से आएगा और इसी रास्ते से होकर गुजरेगा। ठीक है, ये समझिए ये मून का चलने वाला सड़क है, इसी को ऑर्बिट कहा जाता है। ओके, तो मून यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा। अब देखिए ऑर्बिट क्या है ना, ऑर्बिट का दूरी जो है कभी कहीं पर अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है और कहीं पर बहुत ज्यादा करीब है। फॉर एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल के तौर पे हम ले यहाँ पे, तो देखिए यहाँ मून का जो दूरी है ये सबसे कम है ना, जबकि यहाँ पर मून से अर्थ का अगर हम दूरी देखें तो सबसे ज्यादा है। तो ऑर्बिट में घूमते वक्त, ठीक है, ऑर्बिट में जैसे जैसे मून अर्थ के चक्कर लगाता है, अपने ऑर्बिट पर अर्थ के जो चक्कर लगाता है, तो कहीं पर दूरी बहुत ज्यादा होती है, कहीं पर दूरी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। कभी ज्यादा होता है तो कभी कम होता है, जाहिर सी बात आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में। अब यहाँ पूछ रहा है कि जब अर्थ और मून का डिस्टेंस यानी दूरी सबसे कम होगा, बिकम लीस्ट, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? पेरिजियन टाइड। ठीक है, यानी मून और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होने की वजह से क्या होगा? अब देखिए मान लीजिए अगर मून यहां है और अर्थ यहां है, यानी दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है, तो जाहिर है मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल पावर जो है वो बहुत ज्यादा असर करेगा अर्थ पे, क्योंकि अभी तो ये सबसे ज्यादा करीब है ना, करीब है ना। अगर दूर में रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम पड़ेगा, करीब में होने से तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा पड़ेगा क्योंकि ये करीब में है। ठीक है, इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होगा यहाँ पर, तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हाई टाइड होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा, मतलब जो यहाँ पर जो टाइड्स का जो इंटेंसिटी है वो 15 से 20% बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। ऑर्डिनरी मान लीजिए जितना भी टाइड होता है, मतलब टाइड का जो अट्रैक्शन है वो जितना होना चाहिए उससे 15 से 20% क्या हो जाता है? ग्रेटर हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मून अर्थ से बहुत ज्यादा करीब है, या यूं कहें कि अर्थ मून से बहुत ज्यादा करीब है यहां पर। ठीक है, उसको कहा जाता है पेरिजियन टाइड। तो करीब होने की वजह से जो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, तो ज्यादा बढ़ जाने की वजह से जो टाइड होता है उसको कहा जाता है पेरिजियन टाइड। ठीक है, और जो नॉर्मल जो टाइड होता है, नॉर्मल टाइड जितना ज्यादा इंटेंस होता है उससे 15 से 20% ज्यादा इंटेंसिटी से यहां पर टाइड होते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है पेरिजियन टाइड। क्वेश्चन नंबर 8, द मर्जिंग ऑफ कोल्ड लेब्राडोर करंट एंड वार्म गल्फ स्ट्रीम करंट क्रिएट डेंस फॉग्स एंड स्टॉर्मी वेदर कंडीशन अलोंग।
बोल रहा है देखिए कोल्ड लैब्राडोर करंट, ठीक है, और गल्फ स्ट्रीम करंट, ठीक है। अब कोल्ड लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम करंट, कोल्ड लैब्राडोर करंट जो है वो एक कोल्ड करंट है, क्या है, कोल्ड करंट, और गल्फ स्ट्रीम जैसे कि मैंने पहले बताया था वार्म करंट है, क्या है, वार्म करंट। अब देखिए एक कोल्ड करंट और एक ठंडा करंट, बोल रहा है जब आपस में मर्ज होंगे यानी एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे में क्या बोलते हैं, मर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, तब क्या होगा, करंट क्रिएट डेंस फॉग एंड स्टॉर्मी वेदर कंडीशन अलोंग। बोल रहा है कि कोल्ड लैब्राडोर करंट और वार्म गल्फ स्ट्रीम करंट, ठीक है, ये दोनों जब एक दूसरे के करीब आएंगे, जब दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, तो वो जो मर्ज होते हैं और वहां पर डेंस फॉग बनता है, वो कहां पर ये चीज होता है, मतलब वो लोग कहां पर आकर एक दूसरे के करीब मिलते हैं और वहां पे फिर डेंस फॉगी एरिया बन जाता है। तो वो यानी कोल्ड लैब्राडोर करंट और वार्म गल्फ स्ट्रीम करंट मिलते हैं आकर न्यू फाउंडलैंड कोस्ट में, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड कोस्ट में आकर मिलते हैं कौन कौन, कोल्ड लैब्राडोर करंट और वार्म गल्फ स्ट्रीम करंट, ये दोनों न्यू फाउंडलैंड कोस्ट पर आकर मिलते हैं और वहां पर कैसा कंडीशन बनाते हैं, फॉगी एंड स्टोर्मी कंडीशन, ठीक है, वहां का जो वेदर हो जाता है वो हो जाता है फॉगी एंड स्टोर्मी वेदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन द डेज ऑफ नीप टाइड्स द सन एंड द मून आर एट द फॉलोइंग एंगल्स टू ईच अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द अर्थ। देखिए बोल रहा है कि नीप टाइड में क्या होता है, ये देखिए ये हो गया आपका मून, ठीक है, ये हो गया अर्थ, ठीक है, और ये हो गया सन, ठीक है, सन मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं क्योंकि ताकि समझ में आए, ठीक है, ये सन, ये अर्थ, ये मून। अब ये देखिए ये जो पोजीशन है ऑन द डेज ऑफ नीप टाइड्स द सन एंड द मून आर एट द फॉलोइंग एंगल्स टू ईच अदर। अब ये देखिए ये जो तीनों एक दूसरे का जो है ना वो 90 डिग्री एंगल पे है, किस पे है, 90 डिग्री एंगल पे। तो यहां यही पूछ रहा था कि नीप टाइड्स में, ठीक है, ऑन द डेज ऑफ नीप टाइड्स द सन एंड द मून आर, सन एंड मून आर एट द फॉलोइंग एंगल्स टू ईच अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द अर्थ। बोल रहा है सन और मून का जो एंगल होता है वो किस एंगल पे रहता है, ठीक है, तो वो रहता है 90 डिग्री पे, जिसको बोला जाता है राइट एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री पे होता है। और नीप टाइड जो होता है वो फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में होता है। देखिए अब जैसे कि मून यहां पर है, ठीक है, अब मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, याद रखिएगा हमेशा मून अर्थ का चक्कर लगाता है और अर्थ सन का चक्कर लगाता है, ठीक है। फिलहाल हम मान जैसे कि मून यहां पर शुरू में था, ठीक है, मून यहां पर, क्वार्टर का मतलब आप लोग समझते हैं, क्वार्टर का मतलब होता है 25%, एक चौथाई हिस्सा, ठीक है। अब देखिए मून यहां पर है, जैसे कि मैंने बताया कि नीप टाइड्स कब कब होते हैं, नीप टाइड होते हैं फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में, ठीक है, थर्ड क्वार्टर। अब इसको ध्यान से समझिए, अब मून यहां पर शुरू में था, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में वो अपना यहां पर आया तो एक नीप टाइड हुआ, ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वार्टर यहां पर आएगा, 4 क्वार्टर है ना, देखिए 1 2 और 3 और ये एक 4, पहले एक यहां आएगा, फिर एक यहां आएगा 2, फिर यहां 3, फिर यहां 4। तो जैसे कि मैंने बताया नीप टाइड कब कब होता है, फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर यहां पर एक नीप टाइड होगा और थर्ड क्वार्टर यहां पर एक नीप टाइड होगा जब मून यहां पर आएगा, ठीक है, यहां पर नहीं होगा, यहां और यहां पर, सेकेंड और फोर्थ में नहीं होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में होता है नीप टाइड, ठीक है। और स्प्रिंग टाइड कब होता है, न्यू मून और फुल मून में, ठीक है। ये सब चीज को आप थोड़ा याद रखें तो अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द प्लेस वेयर वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स कन्वर्ज इज कॉल्ड। बोल रहा है उस जगह को क्या कहते हैं जहां पर वार्म और कोल्ड करंट आकर एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। जैसे ये हो गया वार्म करंट और ये हो गया कोल्ड करंट, ठीक है, ये कोल्ड करंट और ये वार्म करंट एक दूसरे पे आकर जो मिलते हैं तो उस जगह को क्या बोलते हैं, उस जगह को कहा जाता है कोल्ड वॉल, ठीक है, कोल्ड वॉल। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज फार्थेस्ट इट इज कॉल्ड। बोल रहा है जब अर्थ और मून का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, यानी मून अर्थ से जब सबसे ज्यादा दूर में रहता है तब उसे क्या कहते हैं। यहां पे टाइड नहीं पूछा है, यहां पे सिर्फ बताना है कि उस दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उस दूरी को कहा जाता है एपोजी, ठीक है, एपोजी कहा जाता है जब अर्थ मून से सबसे ज्यादा दूरी पर, जैसे कि मैंने बताया ये मून है, ठीक है, और ये रहा उसका ऑर्बिट, ठीक है, ये उसका ऑर्बिट है और यहां पर अर्थ है मान लीजिए, ठीक है, और ये थोड़ा मैंने अलग बना दिया, मान लीजिए यहां पर अब मून आ गया, ठीक है, और यहां पर
जो अर्थ से जो मून का जो दूरी है ये सबसे ज्यादा है, ठीक है, फार्थेस्ट है, सबसे ज्यादा दूर है, तो उसे कहा जाता है एपोजी। इस पोजीशन को कहा जाता है एपोजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द फॉर्मेशन ऑफ ओशन करंट्स डिपेंड ऑन, बोल रहा है फॉर्मेशन, ओशन करंट का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब ओशन करंट जो बनता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? प्रिवेलिंग विंड, अर्थ्स रिवोल्यूशन, सैंड बैंक्स, ऑल ऑफ देम आर एप्लीकेबल। देखिए उसके पे असर करता है, प्रिवेलिंग विंड भी करता है, अर्थ्स रिवोल्यूशन भी करता है, सैंड बैंक्स भी करता है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ देम आर एप्लीकेबल। इन सारे वजहों से, इन सारे कारणों से ओशन करंट फॉर्मेशन में आता है, ठीक है, ओशन करंट फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 13, द टाइम डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स एट अ प्लेस इन नियरली, बोल रहा है कि हाई टाइड और लो टाइड में जो डिफरेंस है टाइम का, ठीक है, मतलब एक हाई टाइड हुआ, फिर एक लो टाइड, फिर एक हाई टाइड, फिर एक लो टाइड, तो दोनों के बीच में फर्क कितना रहता है? मोर देन 2 आवर्स, मोर देन 6 आवर्स, मोर देन 4 आवर्स, मोर देन 8 आवर्स। तो टाइम का जो डिफरेंस होता है वो होता है मोर देन 6 आवर, क्योंकि एक हाई टाइड और एक लो टाइड के बीच में जो फर्क होता है वो, जैसे कि एक हाई टाइड होता है 6 घंटा, ठीक है, 6 घंटा 12 मिनट और 22.25 सेकेंड के लिए, ठीक है। अब इतना ही देर के लिए एक लो टाइड भी होता है, फिर एक हाई टाइड, फिर एक लो टाइड, यानी एक दिन में टोटल 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड होते हैं, ठीक है। तो एक से एक का जो बीच में जो गैपिंग होता है वो होता है 6 घंटा 12 मिनट 22.25 सेकेंड्स। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए 1 मार्क करके ये भी आता है। क्वेश्चन नंबर 1, द जोन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर इन द सेंट्रल एरिया ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन इज नोन एज, बोल रहा है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक जोन है, ठीक है, सेंट्रल एरिया ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशन का सेंट्रल में, ठीक है, सेंटर में यानी बीचों बीच एक जोन है जहां का पानी कैसा है? स्टैग्नेंट है, मतलब ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, ठीक है, स्टैग्नेंट है मतलब ठहरा हुआ, रुका हुआ है, एक जोन है पानी का, कहां? सेंट्रल एरिया ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? बोल रहा था कि सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यानी अटलांटिक ओशन जो है तो नॉर्थ भी होगा उसका, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन का सेंट्रल एरिया में एक पानी का जोन है जो कैसा है? ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, वहां पर लहरें, वहां पर वेव्स नहीं होती है, वहां पर लहरें नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल हम लोग ओशन में देखते हैं लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं, ठीक है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर, शॉर्ट में इसे कहा जाता है NADW, ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, ओशन करंट मॉडिफाई द क्लाइमेट ऑफ द डैश रीजन अलोंग विच दे फ्लो, ठीक है। बोल रहा है ओशन करंट किस जगह का क्लाइमेट को पूरी तरह से मॉडिफाई कर देता है जहां से वो गुजरता है? तो वो गुजरता है कोस्टल एरिया से, तो होगा कोस्टल रीजन अलोंग विच दे फ्लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट काउजेस डैश विच पोज ऑब्स्टिकल्स टू नेविगेशन। बोल रहा है जब एक कोल्ड करंट और एक वार्म करंट जब एक दूसरे के करीब आता है, यानी कि कन्वर्ज करता है, एक दूसरे के करीब आता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है जिसकी वजह से नेविगेशन, यानी जब कोई आदमी या कोई शिप में अगर सेलिंग कर रहा है, ठीक है, शिप यानी पानी वाली जगह पे, पानी वाली जहाज में अगर कोई सफर कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा क्या होता है? ऑब्स्टिकल्स पोज होता है, यानी बहुत ज्यादा परेशानी होती है, कठिनाई पेश आती है। तो वो उसकी वजह क्या होती है? तो उसका वजह से होता है फॉगी कंडीशन, ठीक है, फॉगी काउजेस फॉगी विच पोज ऑब्स्टिकल्स टू नेविगेशन, यानी नेविगेशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, परेशानी आती है, ऑब्स्टिकल्स आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है टाइड्स ऑफ ग्रेटेस्ट रेंज आर नोन एज, बोल रहा है टाइड्स ऑफ ग्रेटेस्ट रेंज जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है स्प्रिंग टाइड। क्या कहा जाता है? स्प्रिंग टाइड। अब देखिए ये कैसे होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि स्प्रिंग टाइड 2 बार होता है महीने में। कौन कौन, कब कब होता है? न्यू मून और फुल मून में, ठीक है, इतना समझ में आया? न्यू मून में होता है और फुल मून में होता है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए। देखिए फुल मून में पोजीशन क्या होता है? फुल मून में पोजीशन ऐसा होता है, देखिए यहां पर होता है मून,
ये हो गया मून, ठीक है, यहां पर हो गया अर्थ और यहां पर हो गया सन। अब देखिए सन यहां पर से अपना ग्रेविटेशनल फोर्स डाल रहा है अर्थ पर और मून यहां से अपना ग्रेविटेशनल फोर्स डाल रहा है अर्थ पर। यानी यहां पर हम देख पा रहे हैं फुल मून में, ठीक है, कि अर्थ के सन अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अलग से डाल रहा है अर्थ पर और मून अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अलग से डाल रहा है अर्थ पर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ग्रेटेस्ट रेंज वाला टाइड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों अपना अलग अलग क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाल रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें न्यू मून की, ठीक है, न्यू मून में देखिए पोजीशन कैसा होता है। पोजीशन कुछ इस तरह से होता है, यहां पर होता है अर्थ, यहां पर होता है मून और यहां पर होता है सन, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अर्थ है साइड में एकदम और यहां सन और यहां मून, यहां सन और यहां मून। अब सन और मून दोनों अपना कंबाइन अट्रैक्टिंग फोर्स डाल रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स डाल रहा है किस पे, अर्थ पे, ठीक है। यानी सन और मून दोनों मिलकर एक कंबाइंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन किस पे एग्जर्ट कर रहा है, अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, टाइड्स का जो रेंज होगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। टाइड का जो रेंज होगा यानी टाइड बहुत ज्यादा ऊंचा उठेगा, ठीक है। तो टाइड का जो रेंज होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, यानी एक हाई टाइड और एक लो टाइड के बीच में बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो ग्रेटेस्ट रेंज वाला जो टाइड होता है वो होता है स्प्रिंग टाइड में, और कब होता है, न्यू मून में। सबसे ज्यादा कब होता है, न्यू मून में। क्यों? वजह यह है कि सन और मून अपना कंबाइंड फोर्स अर्थ पे एग्जर्ट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द फॉल ऑफ सी वाटर एंड इट्स मूवमेंट टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड। बोल रहा है कि सी वाटर का गिरना, उसके बाद उसका मूवमेंट सी की तरफ, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वेव, लहर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश फोर्स ऑफ द अर्थ काउजेस सेकेंडरी हाई टाइड। अब देखिए सेकेंडरी हाई टाइड बोलते किसको है, उसको समझ लिए। ये देखिए ये अर्थ हो गया और ये मून हो गया, ठीक है। अब मून जो डायरेक्ट अपना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो एग्जर्ट कर रहा है अर्थ पर, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है हाई टाइड। इसको हाई टाइड तो बोलते हैं और एक साथ में एक और चीज बोलते हैं प्राइमरी टाइड और डायरेक्ट टाइड इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायरेक्ट टाइड। समझ में आया? अब देखिए अब अर्थ का ये यहां पे भी तो एक हिस्सा है ना, यहां पे भी कहा जाता है हाई टाइड। क्या कहा जाता है, हाई टाइड। लेकिन कैसा हाई टाइड, सेकेंडरी हाई टाइड, सेकेंडरी हाई टाइड, ठीक है। तो यहां पर हो गया प्राइमरी हाई टाइड और यहां पर हो गया सेकेंडरी हाई टाइड। इसको बोला जाता है डायरेक्ट हाई टाइड और डायरेक्ट टाइड, और यहां पे कहा जाता है इनडायरेक्ट टाइड। क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट टाइड। और यहां ये जो दोनों साइड देखे ना, अभी तो मैंने आपको ये साइड और ये साइड बताया, लेकिन यहां और यहां भी तो एक साइड है ना जहां पर मून का कोई फोर्स नहीं पड़ रहा है। तो यहां इस तरफ वाले और इस तरफ वाले को कहा जाता है लो टाइड। क्या कहा जाता है, लो टाइड। याद रहेगा, इधर वाला यानी मून का ये वाला साइड, ये मून है ना, यहां तो मून मैंने बताया, मून जो अपना अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स जो यहां पे डाल रहा है, तो यहां पर तो एक टाइड हो रहा है, इसको बोला जाता है प्राइमरी टाइड, डायरेक्ट टाइड और हाई टाइड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एक हाई टाइड यहां पर भी होता है जिसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टाइड और सेकेंडरी टाइड, ठीक है। और यहां जो टाइड होता है इसको कहा जाता है लो टाइड, क्योंकि यहां पर कोई भी अट्रैक्शन फोर्स यहां पर एग्जर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर होता है ये, यहां पर जो होता है जो मैंने बताया आपको सेकेंडरी टाइड और इनडायरेक्ट टाइड, ठीक है, ये भी हाई टाइड ही है लेकिन इसको सेकेंडरी और इनडायरेक्ट कहा जाता है। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसकी वजह से होता है इनडायरेक्ट टाइड। इसी को कहा जाता है सेकेंडरी टाइड और इसी को का हाई टाइड भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग हाई टाइड ह्यूज टाइडल वेव्स इंटरिंग थ्रू द माउथ ऑफ अ रिवर फ्रॉम द सी आर कॉल्ड एज टाइडल बोर, ठीक है, टाइडल बोर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डैश करंट काउजेस स्नोफॉल इन न्यू फाउंडलैंड। जैसे कि मैंने बताया कि न्यू फाउंडलैंड में दो करंट आकर एक दूसरे से मिलती है, कौन कौन, कोल्ड लैब्राडोर करंट और वार्म गल्फ स्ट्रीम करंट, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि न्यू फाउंडलैंड में स्नोफॉल होता है वो किस करंट की वजह से होता है, तो वो होता है कोल्ड लैब्राडोर करंट की वजह से। क्यों? क्योंकि लैब्राडोर करंट क्या है, एक तरह का कोल्ड करंट है,
तो सबसे पहले तो ये वहां का लोकल क्लाइमेट को पूरी तरह से चेंज करेगा और वहां पर ओशन करंट का भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ? न्यू फाउंडलैंड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द कोल्ड ओशन वाटर फ्रॉम पोलर रीजन फ्लो एज डैश करंट टुवर्ड्स इक्वेटर। बोल रहा है कि एक ओशन वाटर है जो कोल्ड ओशन वाटर, ठीक है, एक कोल्ड ओशन वाटर है फ्रॉम पोलर रीजन, यानी एक कोल्ड ओशन वाटर है, ठीक है, एक ठंडा मतलब समुद्र का पानी है जो पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ फ्लो करती है, ठीक है, पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ। तो मैंने पहले ही बताया था कि हवा हो या कोई पानी का हो, ठीक है, हिस्सा हो, उसका जो नाम रखा जाता है वो इस हिसाब से रखा जाता है कि वो कहां से चल रही है। जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रेड विंड को ईस्टर्लीज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। स्टार्ट कहां से हो रही है? ईस्ट से, इसीलिए ट्रेड विंड को ईस्टर्लीज कहा जाता है। अच्छा, एंटी ट्रेड विंड को वेस्टर्लीज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट से स्टार्ट होती है, ईस्ट की तरफ बहती है, ठीक है। उसी तरह से यहां पर कहां से कहां हो रहा है? पोलर रीजन से शुरू होकर इक्वेटर की तरफ जा रहा है। तो पोलर रीजन में हम लोग जानते हैं क्या होता है? ठंड होता है, और ठंडा जगह पर क्या होगा? कोल्ड करंट होगा। तो आंसर होगा कोल्ड करंट। आई होप अब समझ में आ गया होगा। पोलर रीजन से इक्वेटर का तरफ चल रहा है, हवा हो या पानी हो, उसका नाम उसी हिसाब से रखा जाता है कि वो कहां से शुरू हो रहा है, चल कहां से रहा है वो, और किस तरफ चल रहा है, ठीक है। तो पोलर रीजन से इक्वेटर का तरफ चल रहा था, और पोलर रीजन में हम लोग जानते हैं ठंड होता है, तो जाहिर है कोल्ड करंट ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डैश करंट मूविंग फ्रॉम हाई लैटिट्यूड्स टू लो लैटिट्यूड्स। अब हाई लैटिट्यूड में हम लोग जानते हैं क्या होता है? हाई लैटिट्यूड क्या होता है? पोलर रीजन 90 डिग्री, और लो लैटिट्यूड क्या होता है? 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर में हम लोग जानते हैं गर्मी है, हाई लैटिट्यूड पोलर में हम लोग जानते हैं क्या है? ठंड है। तो अब अगर कोई करंट हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ चलेगी तो वहां पर भी क्या होगा? कोल्ड करंट ही होगा, कोल्ड करंट, ठीक है। हालांकि करंट तो यहां लिखा होता है, आपको सिर्फ कोल्ड लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो कोल्ड करंट मूविंग फ्रॉम हाई लैटिट्यूड्स टू लो लैटिट्यूड्स। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आपका ट्रू फॉल्स भी रहेगा और कुछ 1 वर्ड आंसर भी रहेंगे इसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन अलाइनमेंट ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ इज कॉल्ड सिजगी। देखिए, एक स्ट्रेट अलाइनमेंट यानी एक सीधी लाइन में जब क्या क्या बोल रहा है? सन, ठीक है, मून और अर्थ अगर एक स्ट्रेट अलाइनमेंट में रहता है, एक स्ट्रेट लाइन में रहता है, तब उसे कहा जाता है सिजगी। तो आंसर होगा ट्रू। सिजगी उसको कहा जाता है जब सन, मून और अर्थ एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तब उसे सिजगी कहा जाता है। अब सिजगी 2 टाइप का होता है, एक होता है ऑपोजिशन और एक होता है कंजंक्शन, ठीक है। फिलहाल मैं इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल से यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो जो अपने पढ़ाने वाली जो वीडियो होती है उसमें मैं समझा चुका हूं कि ऑपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, सिजगी क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सिंपल सा एक बताया है, बाकी आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द ड्राउट कंडीशन डेवलप इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एल नीनो ऑफ पैसिफिक ओशन। बोल रहा है पैसिफिक ओशन में, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में जो एक ड्राउट कंडीशन जो डेवलप होता है, यानी जो एक सूखापन आता है, क्या वो एल नीनो की वजह से होता है? तो यस, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज मैक्सिमम इन इक्वेटोरियल रीजन। देखिए, इक्वेटोरियल रीजन में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होगी तो इवापोरेशन ज्यादा होगा। इवापोरेशन मतलब पानी का भाप बनना, ठीक है, उसका इवापोरेशन बोलते हैं। अब अगर इवापोरेशन ज्यादा होगा तो जाहिर है पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन नमक तो भाप बनकर नहीं उड़ सकता ना, तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और पानी में क्या होगी? कमी आ जाएगी, तो नमकीनापन जो होता है, जो सैलिनिटी होती है, वो बढ़ जाएगी। तो आंसर होगा ट्रू, यस, इक्वेटोरियल रीजन में सैलिनिटी सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लड ऑकर इन इंडिया इन द ईयर्स ऑफ एल नीनो। फ्लड जो इंडिया में आया है, क्या वो एल नीनो जिस साल आया है उसी साल फ्लड आया है? तो यस, ट्रू, क्योंकि एल नीनो ही जो मॉनसून विंड है उसका ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है, और मॉनसून जब आएगा तो बारिश आएगी, और बारिश के आने से ही फ्लड आता है। तो एल नीनो उसी साल आती है जिस साल फ्लड आता है, ठीक है, या यूं कहें कि फ्लड उसी साल इंडिया में आता है जिस साल एल नीनो आता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ करंट ऑरिजिनेट्स इन ट्रॉपिकल ओशन। देखिए, ट्रॉपिकल ओशन क्या होता है, पहले आप इसको समझ लिए। ट्रॉपिकल ओशन कोई ओशन का नाम नहीं है, दरअसल ट्रॉपिकल एरिया में
ओशन का जो भी पार्ट आता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक अर्थ है, ठीक है, ये हो गया इक्वेटर 0 डिग्री पे, ठीक है, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सॉदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सॉदर्न हेमिस्फीयर, आधा आधा में डिवाइड कर दिया। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ऊपर का आधा वाला है, ठीक है, इसमें देखिए ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं 23.5 में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे जो 23.5 में रहते हैं इसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसके अंदर ये ट्रॉपिकल एरिया हो गया ये पूरा। अब इसके अंदर जितना भी पानी का जो एरिया आएगा, एक अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो उसमें ज्यादातर हिस्सा ब्लू से क्यों रहता है, क्योंकि वो शो कर रहा है कि अर्थ में पानी का मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। अर्थ में टोटल कितना है, 70.1% क्या है, पानी का हिस्सा है, ठीक है, बाकी 29.9% क्या है, खुश्की का हिस्सा है ना, सूखा हिस्सा है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो ट्रॉपिकल एरिया में जितना भी पानी का हिस्सा है, यानी जो ओशन वाला जो हिस्सा आता है, उसी को हमारा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल ओशन। समझ में आया। अब यहाँ बोल रहा है कि किस टाइप का करंट ट्रॉपिकल ओशन में फ्लो करता है। तो ट्रॉपिकल ओशन में, ठीक है, ट्रॉपिकल ओशन में दोनों टाइप का करंट फ्लो करता है, कोल्ड करंट भी और वार्म करंट भी, दोनों टाइप का जो करंट है वो फ्लो करता है, कोल्ड करंट और वार्म करंट भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन फूड ऑफ मरीन फिश। मरीन जो समुद्र में जो फिश होते हैं, ओशन में जो फिश होते हैं, उसका खास फूड क्या है, मेन फूड क्या है, उसका खास फूड है प्लैंकटन। प्लैंकटन, ठीक है, ये उसका खास फूड है, मेन फूड है मरीन फिश का। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच क्वार्टर ऑफ द मून डज नीप टाइड ऑकर। बोल रहे हैं नीप टाइड जो होता है, नीप टाइड, ठीक है, वो कौन कौन से क्वार्टर में होता है। तो देखिए ये हो गया मून, ये हो गया अर्थ, ठीक है। अभी मून यहां पर है, मून जो होता है वो होता है फर्स्ट क्वार्टर में और एक होता है थर्ड क्वार्टर में। नीप टाइड, मैं स्प्रिंग टाइड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नीप टाइड की, ठीक है। तो यहां से मून शुरू होगा, ये हो गया उसका फर्स्ट क्वार्टर, ये हो गया उसका सेकंड क्वार्टर जहां पर नीप टाइड नहीं होता है, और ये होता है थर्ड क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में होता है क्या, नीप टाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, नेम अनदर नेम ऑफ कोरोशियो करंट। अब कोरोशियो करंट जो है उसका एक आपको एक और नाम बताना है, अनदर नेम बताना है, ठीक है। तो कोरोशियो का एक और जो नाम होता है वो होता है जापान करंट, जापान करंट, ठीक है। कोरोशियो करंट का एक और नाम है जापान करंट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज टाइड। अब देखिए टाइड क्या होता है, टाइड बोलते हैं जो मून या सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से समंदर का पानी, बीच आप जानते होंगे, बीच जो साहिल होता है, समंदर का किनारा, आप देखोगे कभी कभी वो जो समंदर का जो पानी होता है वो बीच से, मतलब बीच में इतना ज्यादा वो फैल जाता है, उसका जो टाइड रेंज होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो टाइड का मतलब होता है कि मून और सन की वजह से अर्थ में जो ग्रेविटेशन फोर्स पड़ता है उसकी वजह से जो समंदर का पानी, ठीक है, ऊपर की तरफ उठता है, उसी को हमारा कहा जाता है टाइडल रेंज। अब देखिए ऊपर की तरफ उठने का मतलब ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ऊपर उठने का मतलब होता है कि समंदर का पानी बीच में बहुत दूर तक फैल जाता है। बीच मतलब वो बीच वाला बीच नहीं, बीच मतलब ये साहिल, रेत का जो किनारा होता है, समुद्र का जो किनारा होता है जहां पर रेत ही रेत होते हैं उसको बीच बोला जाता है, ठीक है। अगर आप लोग कभी समंदर गए, जैसे कि पुरी हो गया, दीघा हो गया, यहाँ पर आप जब गए होंगे तो आपने देखा होगा कि समंदर का पानी बीच में बहुत दूर तक फैल जाता है, उसी को तो कहा जाता है टाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर। देखिए अर्थ का जो जैसे कि मैंने बताया, अर्थ में जो 70.1% है वो क्या है, पानी का हिस्सा है। ग्लोब अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर ब्लू हिस्सा हमको शो करता है, इससे पता चलता है कि अर्थ का 70.1 हिस्सा क्या है, पानी है। अब वो जो पानी का जो हिस्सा है उसी को कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा हाइड्रोस्फीयर का शॉर्ट क्वेश्चन है। मैंने आपके सामने ट्रू फॉल्स भी आपके सामने रखा, एमसीक्यू रखा, शॉर्ट आंसर रखा, फिल इन द ब्लैंक्स आपके साथ डिस्कस किया। तो ये हाइड्रोस्फीयर का मैंने एक कंप्लीट शॉर्ट आंसर का एक वीडियो बनाया है जो आपके आने वाली माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए वो मैंने ईयर वाइज से लिए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक खास बात मैं कहता चलूं यहाँ पर कि इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद आप हाइड्रोस्फीयर के ऊपर जो मैंने 2 वीडियो बनाकर रखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। पढ़ाई के बिना क्वेश्चन आंसर बेकार होता है, ठीक है।
पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो आपको भी सही समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं, वरना सब कुछ तो आपके ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरा बात। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।